लास्ट सेशन में हमने पहले तो ए प्रायोरी कंसेप्ट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम को समझा डिटेल में बड़ी। तो आई थिंक जिन्होंने वो सेशन किया और उससे पहले वाला, अभी तक एनफ क्लैरिटी आ गई होगी कि किस डायरेक्शन में इमैनुअल कांट जा रहे हैं। हमने शुरुआत की थी इमैनुअल कांट के क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न की, और उसमें हमने बोला था कि ही डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक और ट्रांसेंडेंटल लॉजिक। हमने ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक कल कवर कर लिया कि ए प्रायोरी फॉर्म्स ऑफ सेंसिबिलिटी जो हैं, टाइम और स्पेस का जो कंसेप्ट है, यहाँ तक हमारा हो गया। नाउ इन द लाइट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑन कांट, नाउ यू वुड अंडरस्टैंड वी आर नाउ गोइंग इनटू द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी भी नॉलेज इज नॉट, नॉलेज अभी नहीं बनी है, तो अभी वी जस्ट हैव परसेप्ट्स। परसेप्ट्स प्लस कंसेप्ट्स वुड गिव नॉलेज अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट। So now let's look at his second part. तो अब उसमें ट्रांसेंडेंटल लॉजिक को फर्दर दो पार्ट्स में देखते हैं, ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक और ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक। ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक में वो ए प्रायोरी फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग को डिस्कस करेंगे, और ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक में वो फाइनली कि ये जो एक खुदा का तस्वुर है, सोल का तस्वुर है, वर्ल्ड का तस्वुर है, ये क्या है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे तो इल्म पूरा हो गया, और वहाँ तक आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिश नहीं होंगी, एंड देन वी विल रीच टू द क्लाइमैक्स ऑफ कांट्स फिलॉसफी। तो लेट्स नाउ डेल्व इनटू ट्रांसेंडेंटल लॉजिक। कांट ने इन द बिगिनिंग हमने देखा कि सेंसिंग और अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया। हम अभी तक सेंसिंग पे थे। जब आप फूल को देखते हैं तो ये सेंसिंग है, अभी तक ये प्रॉपर इल्म नहीं है। आपको उसका रेड कलर पता चल गया, आपको उसका फ्रैग्रेंस पता चल गया, ये सारी चीज़ें पता चल गई, अभी तक इट इज़ ओनली सेंस, इट्स अ परसेप्ट, यू हैव रिसीव्ड द परसेप्ट। कांट ने क्या कहा था, इफ़ यू रिमेंबर, कांट ने कहा था कि अंडरस्टैंडिंग इज़ ए जजमेंट, नॉलेज इज़ जजमेंट। नॉलेज इज़ नॉट कि आपको पता चल गया फूल है, इट्स नॉलेज इज़ ए जजमेंट। अब वो कहाँ से आएगी, पहले थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो रीच दिया। हमने शुरुआत की थी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंस करते हैं, इसमें माइंड पैसिव रहता है। ये लॉक ने कहा था कि माइंड इज़ पैसिव इन इट, टेबुलर रासा है माइंड, बिल्कुल पैसिव है, कोई इसमें रोल, उसमें मुदाखलत नहीं है उसकी कोई। लेकिन हमने देखा कि कांट का फ़लसफ़ा ये साबित कर देता है, और ह्यूम की स्केप्टिसिज्म ने हमको मजबूर किया है ये सोचने पे, एंड फाइनली वी रीच दिस कंक्लूजन कि स्पेस और टाइम ज़रूरी है, जो एप्रियोरी कॉन्सेप्ट्स हैं परसेप्शन के लिए भी। सो लॉक्स थीसिस वाज नॉट एनफ टू एक्सप्लेन द नोइंग प्रोसेस। ये जो डिस्क्रीट और पासिंग इम्प्रेशंस है, हम फूल को एज अ फूल देखते हैं, हम फूल को एज कलर फ्रेगरेंस ऐसे नहीं देखते। हम ढोलक देखते हैं, हम आवाज़ को अलग से, उसकी स्ट्रेंथ जो हार्डनेस है डोल की, उसको अलग नहीं देखते। वी हैव अ सेंस ऑफ ढोलक इनसाइड अस। द फैक्ट इज हमको कानों से आवाज़ सुनाई देती है, आंखों से उसका टेक्सचर दिखता है, और आईज कैन नॉट हेयर द साउंड ऑफ ढोलक, ears cannot see the texture of dolak, hands cannot see or hear the sound and texture of dolak, they can feel its rigidity। तो ये तीनों चीज़ों को लेकिन हम ऐसे नहीं देखते, हम ढोलक देखते हैं, तो डिस्क्रीट नहीं देखते हम। सो ऑब्वियसली a proposition is a combination of two or more ideas। ये कोई भी propositional statement, the flower is red, ये दो, एक तो फ्लावर और रेड, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो नॉलेज प्रॉपर कांट के हिसाब से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़। तो इस वजह से नोइंग की जो प्रोसेस है, ये क्या है, एसेंशियली द प्रोसेस ऑफ कॉम्बाइनिंग। तो यहाँ जो दो टर्म्स थिंकिंग और नोइंग है, इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है। नोइंग का मतलब है थिंकिंग प्रोसेस
जो वैलिडली अप्लाई की गई हो परसेप्ट्स पे. सो नोइंग इज थिंकिंग अबाउट परसेप्ट्स, थिंकिंग अप्लाइड टू परसेप्ट्स, थिंकिंग व्हेन अप्लाइड टू परसेप्ट्स यील्ड्स नोइंग, नॉलेज. लेकिन कांट होल्ड करते हैं कि थिंकिंग जो है ये एक एक्टिव और स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है, ये पैसिव नहीं है. एंड इट कैन कंटिन्यू इवन बियॉन्ड प्योर कंसेप्ट्स. जैसे अगर आप इस थिंकिंग को आप कोई परसेप्ट दे ही ना, आप सिर्फ मेंटल एक्टिविटी करते जाएं, आप इसको कोई भी परसेप्शन ना दें, तो कांट कहते कि ये एक्टिव है, ये खुद से भी काम कर सकता है. लेकिन कंसेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स आर एम्प्टी, ये एम्प्टी काम करता जाएगा आगे. अब यहाँ से आपको शायद धीरे धीरे समझ आने लगेगा हाउ कांट रीचेस द कंक्लूजन नॉलेज अबाउट गॉड इज नॉट पॉसिबल. Because what he's going to say, he's going to say you can do mental gymnastics, keep on doing. I completely agree with you can do it. बट उसमें जब आपने कंसेप्ट ऑफ गॉड प्रूव कर दिया, आपने कंसेप्ट प्रूव कर दिया, ये नहीं प्रूव किया कि गॉड इज. बिकॉज बीइंग इन रियलिटी इज अ डिफरेंट थिंग. यू हैव टू हैव अ परसेप्ट फॉर इट. सो नॉलेज प्रॉपर ये नहीं है, उसको आगे हम अब देखेंगे जब ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक में पहुंचेंगे. सो ये आपको नोइंग नहीं देता खुद से कंसेप्ट, बट यू कैन अप्लाई इट. और वो इसी को कहते हैं कि मेटाफिजिशियंस यही गलती करते हैं. वी शैल फाइंड दैट इन मेटाफिजिक्स वी थिंक ऑफ गॉड, वी थिंक अबाउट सोल, वी थिंक अबाउट वर्ल्ड, दो वी कैन नेवर एक्चुअली नो them, because for knowing you have to have a perception. Hence, you can understand from this quick discussion कि thinking is much wider than knowing, and the limit of knowing is way before the limit of thinking. So knowing का लिमिट वहीं पे ख़त्म हो गया. जो चीज़ दिख सकती है, जो परसीव हो सकती है, उस पे कंसेप्ट ऑफ माइंड अप्लाई करके यू कैन नो. बट प्योर कंसेप्ट से आप आगे बढ़ते जाएं, दैट इज़ नॉट नोइंग. वो हम देखेंगे उसको क्या कहते हैं. ही डिवाइड्स देम इनटू 3 कैटेगरीज कि वो क्या होता है जो सिर्फ माइंड से आप अखज़ करते हैं. जैसे वही खुदा का तस्वुर माइंड से करना. नाउ वी कैन से कि कांट के हिसाब से नोइंग कंसिस्टेंस इन थिंकिंग अबाउट परसेप्ट्स. और थिंकिंग क्या है? थिंकिंग मीन्स कंबाइनिंग परसेप्ट्स मोर देन वन इनटू वैलिड जजमेंट्स with the help of what? With the help of something Kant calls concepts. Ordinarily, हम combine करते हैं the ideas in judgments which have been empirically acquired and associated. Empirically हमको पता चल गया कि अच्छा मेरे सामने पत्थर है. Empirically पता चल गया कि ये भारी है. अब ये जो जजमेंट है, पत्थर भारी है, ये कंसेप्ट मैंने इस पर अप्लाई किया. हमें देखेंगे ये कंसेप्ट कितने तरीके के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ग्रास इज ग्रीन. यहाँ पे एम्पेरिकल कंसेप्ट हैं. ग्रास एम्पेरिकल कंसेप्ट है ग्रीन, और फर्दर एक कॉम्बिनेशन है ग्रास और ग्रीन की. ह्यूम ने क्या किया था? ह्यूम ने कहा कि ये दोनों ऐड हो ही नहीं सकते. आपको ग्रास पता है, आपको ग्रीन पता है, को नहीं पता ग्रीन ग्रास. लेकिन इमैनुअल कैंट क्या कहते हैं कि हमको पता है ग्रीन ग्रास, अब बस ये सोचना है कि करे कैसे इसको साबित. ठीक. और ये जो ग्रास और ग्रीन है, ये ऑब्जेक्टिव लगता है हमको. क्यों? बिकॉज इट इज ट्रू फॉर ऑल पर्सन्स, इट इज सेम फॉर ऑल पर्सन्स. द क्वेश्चन इज हाउ कैन दिस ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एम्पेरिकल जजमेंट बी एक्सप्लेन्ड. यही तो सवाल है, यही सवाल है ह्यूम ने जो रेज किया है. ह्यूम ने कहा कर ही नहीं सकते. दो ही तरीके हैं एक्सप्लेन करने के इस मसले को. ये जो ये कॉम्बिनेशन हमने की, दो परसेप्ट्स को जोड़ा, जो हम करते भी हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट में, ये हकीकी है इन इट्स ओन राइट, independent of human knower, that the greenness of grass is in the grass, then it can be objective, makes sense. दूसरा, ये कॉम्बिनेशन ये अप्रियोरी है, हम सोच ही नहीं सकते इसके बिना. देयर कैन बी नो अंडरस्टैंडिंग विदाउट वी अप्लाइंग दिस ऑन इट. कि हाँ ओके गेटिंग इट, कि आवाज़ अलग से आई, सेंसेशन द टेक्सचर ऑफ ढोलक इज़ विजिबल टू मी, ये अलग से आया. द फीलिंग ऑफ ढोलक ऑन माई फिंगर्स, ये अलग से आई. एग्रीड. Dolak in itself, I do not know whether it exists.
I only know its color, I only know its sound. Okay, got it. But I cannot avoid but seeing it as a ढोलक because my mind works like that. मेरे माइंड में एक कैटेगरी है जो इन तीनों को इनहेर करेगी किसी चीज़ में. आई कैनॉट अवॉइड इट. हाँ, आई कैन सी बॉटल को धक्का दिया फिर बॉटल गिरी. नॉलेज बस इतना ही है मेरे पास एम्पेरिकल. लेकिन ये नॉलेज स्पेस और टाइम्ड है. पहले एक चीज़ हुई फिर दूसरी चीज़ हुई. और मेरे दिमाग में एक कॉजल कैटेगरी है जो इसको नेसेसरीली दो परसेप्ट्स को ऐड करेगा. इसमें मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता इस सोच को. मैं सोचता ही ऐसे ही हूँ. So if the combination between ideas, as in the greenness of the grass, were objective in its own rights, कि apart from human knower खुद में greenness रखता है, तब तो वही मसला हो गया जो ह्यूम ने क्रिएट किया. क्योंकि एक्सपीरियंस कैन नेवर बिस्टो यूनिवर्सैलिटी. ये एक्सपीरियंस कभी नेसेसिटी इम्पोज नहीं करेगा. लेकिन कांट के हिसाब से फिजिक्स, नेचुरल साइंसेस वो सिंथेटिक जजमेंट्स ए प्रायोरी के बने हुए हैं, वो नेसेसरी हैं. तो इसका मतलब पहला एक्सप्लेनेशन गलत है, दूसरा एक्सप्लेनेशन सही है. हमारे अंदर ही कोई एप्रियोरिक कंसेप्ट है जो इन चीज़ों पे हम अप्लाई करते हैं. सो थिंग्स डोंट अप्रोच ये थिंग्स डू नॉट टेल अस हाउ दे आर टू बी व्यूड, वी टेल देम हाउ वी विल वी व्यू. सो हैंस एज वी हैव ऑलरेडी सीन, स्पेस और टाइम के केस में एम्पेरिकल जजमेंट्स की ऑब्जेक्टिविटी हम सिर्फ और सिर्फ तब मेंटेन कर सकते. दो तरीके हैं मेंटेन करने के, ये भी हमने पहले बात की कि या तो हम ये दिखाएं कि वो उन्हीं चीज़ों में इनहेर करती हैं चीज़ें तो सबको वही दिखेगा, या तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ सब्जेक्टिव इक्वली फॉर एवरीवन, देन इट आल्सो बिकम्स ऑब्जेक्टिव. तो स्पेस एंड टाइम कांट ने बोला इट इज़ एज सब्जेक्टिव रियलिटी बट इट इज़ अप्लाइड टू एवरीवन एंड एवरीवन हैज़ स्पेस एंड टाइम्ड व्यू. तो वो बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट. अगर एक सपना है जो सब जी रहे हैं और सबको जीना ही है, तो वही सपना हमारी हकीकत है. तो एप्रियोरी फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग हम इन कैटेगरीज पे अप्लाई करते हैं. लेकिन कांट के हिसाब से अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे नहीं रुकते, हम आगे निकल जाते हैं. क्यों? क्योंकि थिंकिंग डज नॉट नेसेसरली हैव टू स्टॉप एट परसेप्ट्स. Thinking can be applied to concepts themselves. And when we do that, we start talking about metaphysics, we start talking about God, we start talking about everything beyond perception. और ये सारी चीज़ें these he calls transcendental illusions. हम इनके बारे में देखेंगे. So transcendental logic is now divided into two parts. The first is transcendental analytic, जिसमें आप ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे कि ये क्या है, ये जो उन्होंने बोला 12 कॉन्सेप्ट्स के बारे में वो बात करेंगे, उन्हीं को हम आज समझने की कोशिश करेंगे और फिर उन पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन. फिर दूसरा ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक, कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन, इलिजिटिमेट यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू डिराइव ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन्स. 3 तरीके के ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन्स हैं, पैरालॉजिज्म्स, एंटिनमीज और आइडियल्स ऑफ रीज़न. ये हम तीनों शायद कल वाले सेशन में देखेंगे इंशाल्लाह. आज हम कंसेप्ट्स पे ही रुकेंगे. तो आप पहले देखते हैं इनकी डिस्कवरी कैसे होगी, कैसे पता चलेगा हमको कैटेगरीज के बारे में. जैसे सेंसिबिलिटी परसेप्ट यील्ड करती है, अंडरस्टैंडिंग जजमेंट यील्ड करती है. सेंस एक्सपीरियंस से परसेप्ट पता चलता है, अंडरस्टैंडिंग से जजमेंट पता चलती है. सो लेट्स टेक ए जजमेंट. वही जजमेंट लेते हैं जो हमने इससे पहले भी देखी. ये पत्थर भारी है. आपको ये पत्थर आपके सामने है, आपने इसको उठाने की कोशिश की, आपने इसको फील किया, पता चला कि बहुत भारी है. और लाइक द सन हीट्स द स्टोन, ये पत्थर इस स्टोन को गर्म किया है, धूप में था. तो दीज आर जजमेंट्स. आप देखें, आप जजमेंट ही पास करते हैं हमेशा. अगर आपके सामने एक पत्थर है, यू वुड स्टिल हैव ए जजमेंट ऑफ इट, कि पत्थर है इज अ जजमेंट ऑफ इट. So these are instances of empirical judgments, but these are true for only one person. आपके लिए, आपने इस पत्थर को उठाया, आपके लिए हैवी है. मैं भी बतूता उठाते तो इनको हैवी नहीं लगता, आने से उठाता तो शायद हैवी लगता. सिमिलरली द सन हैज़, उसने इस स्टोन को गर्म किया. मे बी अफजल थिंग्स नो किसी और ने किया,
these are true for the person exactly there. It appears to him or her so. ये जो सिंथेसिस हुई स्टोन और हैवी की, ये प्राइवेट अफेयर है आपका, ये मोमेंटरी है, उस मोमेंट में है, ये रिलेटिव है, ये सब्जेक्टिव है। आपकी कॉन्शियसनेस गई तो स्टोन की हैवीनेस भी गई, आप नहीं रहे स्टोन की हैवीनेस चली गई, क्योंकि कोई और आएगा वो देखेगा, वो तो बोलेगा हैवी है ही नहीं। ठीक, कांट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है ऐसी जजमेंट्स में, कहते हैं हाँ हाँ हो गया ठीक, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, आई एम इंटरेस्टेड इन अ बिगर डिस्कशन। I do not want to explain these transitory, subject dependent, relative judgments. No. I want to prove universal judgments. ये साइंस की जजमेंट्स को, क्योंकि ह्यूम क्या करके गए थे, सब तहस नहस, कि रिलीजन पॉसिबल नहीं है, खुदा पॉसिबल नहीं है, साइंस पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये कहते हैं ये छोटा मोटा एक्सपीरियंस चल लेगा, मुझे पहले साइंस को वापस जिंदा करने दो। साइंस से यहाँ मुराद व्हाट इज़ यूनिवर्सल एंड नेसेसरी, ये साबित करना है कैंट को, which is true for all persons in the same way. In other words, यही example, this stone is heavy for you नहीं, he wants to prove this stone is heavy. Necessary, categorical condition, वो ये साबित करना चाहते हैं, वो साबित करना चाहते हैं कि sun's heat heats this stone, हर केस में वो scientific laws को grounding देना चाहते हैं. In other words, he wants to explain judgments which are empirically real for all humans, all persons, जो रियल सेंस में ऑब्जेक्टिव कहला सकते हैं. तो ऐसी जजमेंट का एग्जाम्पल यही, दिस स्टोन इज हैवी फॉर मी नहीं, दिस स्टोन इज हैवी, ये है दिखाना. और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब ये ट्रू फॉर ऑल ह्यूमंस होगा तब. अब इस प्रॉब्लम को कांट टैकल करेंगे अपने ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक में. अब मैंने ये इससे पहले भी बोला, कांट यूजेस दीज टर्म्स, बड़ी बड़ी टर्म्स उन्होंने नई दरियाफ्त की, देन नई यूज़ किए टर्म्स. अदरवाइज आप इसको सिंपल कह सकते हैं लॉजिक, द स्टडी ऑफ लॉजिक, Kant's logic. You're going to see that now. So, what should be the nature of this synthesis? जो आपने heaviness और stone को जोड़ा, or the concepts which help such a synthesis, जिससे हमारी judgments universal और necessary बने, जिससे हमारी judgments true for all बने. ऐसा क्या होगा concept में? Once again, यहाँ पे जो necessity है, ये analytical necessity नहीं है कि definition में ही चीज़ है, triangle is three sided. No, ये a priori necessity है, scientific necessity है. कांट के लिए ऑब्जेक्टिव जजमेंट क्या है? जजमेंट विच इज़ एम्पेरिकली ट्रू फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. और इसमें सिंथेसिस होता है दो आइडियाज़ का, उनको जोड़ते हैं थ्रू एन एप्रोप्रिएट कंसेप्ट. Hence, in order to lay bare the objective synthesis involved in an objective judgment, one should be sure and one should be able to understand underlying concepts. ये जो concepts हैं, ये या तो एम्पेरिकल हैं, या तो ये एप्रियोरी हैं, या तो आपको बाहर से इनका इल्म मिल रहा है, या तो आपके विदाउट एक्सपीरियंस आपके अंदर ये पहले ही इल्म था, विदाउट एनी लाइक बाहर का एक्सपीरियंस. ट्रू फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स. एम्पेरिकल कंसेप्ट कोई ऐसी चीज़ होती है जो एक्सपीरियंस से डिराइव्ड होती है, सेंस एक्सपीरियंस से. फॉर एग्जांपल द कंसेप्ट ऑफ काउ, जो आप क्लास ऑफ काउज बनाते हैं, ये एक्सपीरियंस से बनता है. कंसेप्ट ऑफ कलर, द कंसेप्ट ऑफ चेयर, कंसेप्ट ऑफ टेबल, these develop inside you once you derive them from your experience. So ये a priori concepts नहीं है, ये डिपेंडेंट है आपके एक्सपीरियंस पे, तो इनको हम एम्पेरिकल बोलेंगे. बट सच कंसेप्ट्स कैन नॉट हेल्प इन ऑब्जेक्टिव सिंथेसिस. इसकी बात नहीं कर रहे हैं इमैनुअल कैंट. द रीज़न इज़ दैट ये क्यों नहीं मदद कर सकते आपके ऑब्जेक्टिव सिंथेसिस में. सिंथेसिस मतलब एक करना, दो कंसेप्ट्स को, दो आइडियाज़ को एक करना, स्टोन और हैवीनेस को एक करना, दिस स्टोन इज़ हैवी, ये करना, ये इसमें मदद नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये एम्पेरिकल नॉलेज पे डिपेंडेंट है. एम्पेरिकल नॉलेज सब्जेक्टिव है, नेसेसरी नहीं है, सबका अलग अलग है अपना अपना. तो एम्पेरिकल कंसेप्ट ऑफ काउ आपके अंदर, डॉग आपके अंदर, कलर आपके अंदर, ज़रूरी नहीं मेरे अंदर भी वैसा ही हो.
ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ये उस पर डिपेंड करेगा। कांट किसकी सर्च में है? ये निकले हैं प्योर कॉन्सेप्ट्स की सर्च में, जो इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस एक्सपीरियंस है, सेंस एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट नहीं है। इन कॉन्सेप्ट्स को प्योर कॉन्सेप्ट्स भी वो कहते हैं, इनको वो एप्रियोरी कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट्स विच आर प्रायर टू आवर experience, which are independent of our experience, which exist in all human beings, and without them no objective judgments concerning matters of fact are possible. अब फिर से ये ऑब्जेक्टिव जजमेंट ले लीजिए, द स्टोन इज हैवी, नाउ इट्स नॉट फॉर अ पर्सन, वी आर मेकिंग ए कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, द स्टोन इज हैवी। तो कांट कहते हैं देयर मस्ट बी सच एन एप्रियोरी कंसेप्ट विच अलोन रेंडर्स सच ए जजमेंट ट्रू फॉर ऑल पर्सन्स। कांट के हिसाब से द अंडरलाइंग प्रायोरी ए प्रायोरी कंसेप्ट इस केस में इज सबस्टेंस एक्सीडेंट। ये कैटेगरी का नाम इन्होंने दिया, सबस्टेंस एक्सीडेंट। कुछ देर में हम समझेंगे, ये नाम आपको याद रखने का ज़रूरी नहीं है। इट इज़ सिंपली ही कॉल्स इट वन कैटेगरी, देयर इज सम कैटेगरी इनसाइड अस विच डज व्हाट, विच यूनाइट्स द स्टोन एंड हैवी। उसको बस नाम दे दिया, आप उसको कोई भी नाम दे दे 2 मिनट के लिए। इसका नाम हमने एक्स रख दिया, अब्दुल रख दिया इसका नाम। एक, सो देयर इज अ कैटेगरी इनसाइड अस Abdul, which we apply on heavy and stone, and we say the stone is heavy. So do not get like intimidated by a terminology, because Kant would do it throughout. So अभी रुक जाइए। Similarly, दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया था, sun heats the stone. Not for me, हम जनरली बात करें एज अ लॉ। यहाँ पे सन की हीट और स्टोन, इन दोनों को किसने जोड़ा? तो कांट कहते हैं हमारे अंदर कोई कैटेगरी होगी कॉजेलिटी की। कॉजेलिटी मतलब इफ एस देन पी, ये होगी कॉजेलिटी। तो हमारे अंदर कोई कॉजेलिटी बाहर नहीं है दुनिया में, ये हमारे अंदर कोई कंसेप्ट है कॉजेलिटी का, जो हम अप्लाई कर देते हैं चीज़ों पे। ये जो ऐसे कर करके 12 कैटेगरीज आएंगी, कांट आपको एक्चुअली कह रहे हैं, कांट आपको कह रहे हैं जब भी आपके पास कोई भी परसेप्ट्स आएंगे, आपके पास चॉइस नहीं है, आप उनको किसी न किसी कैटेगरी में डालेंगे ही। आपके पास चॉइस ही नहीं है, कि यही नेचुरल वे है चीज़ों को देखने का, एंड द ओनली वे पॉसिबल फॉर यू ह्यूमंस के लिए, यही एक तरीका है, देयर इज नो अदर वे। नाउ कैंट ऑल्सो प्रूव्स इट, बट इनडायरेक्टली ही सेज मेक अ प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट। आप कोई भी प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट बनाएंगे, इट वुड नेसेसरली फॉल इनटू दीज 12 कैटेगरीज, विच वी नाउ नो इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, बट हिज आर्ग्यूमेंट इज स्टिल साउंड। आप इन 12 कैटेगरीज को बाद में साबित करके बोले कि 16 कैटेगरीज है, बट कैटेगरीज अब भी हैं, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। कांट ने शायद 12 ही डिस्कवर किया, एरिस्टोटल ने 8 ही की थी जितना मुझे याद है। कांट ने उसको फर्दर एलॉबरेट करके 12 कर दिया कि 12 कैटेगरीज है। अब शायद फ्रेगर ने या क्या नाम है उनका, रसल ने शायद वो 4 जोड़ी, इसमें 16 कैटेगरीज हैं। अब उसको कर सकते हैं वो और रिफाइन, बट कांट इज सेइंग जैसे फॉर परसेप्शन स्पेस एंड टाइम इज नेसेसरी, आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। एवरी परसेप्शन इज एक्चुअली स्पेस्ड एंड टाइम्ड, you do not have the sense of color, you have a space and time sense of color. Similarly, when you have a concept of color and concept of rigidness and etc., you would not have them independently, you would necessarily put them into one or the other category. कहने का मतलब कि जो इल्म है ये आपके पहले सीयू से गुजरता है, स्पेस और टाइम के सीयू से, फिर क्या करता है, फिर ये दूसरे सीयू से गुजरता है 12 कैटेगरीज के, फिर आप तक पहुंचता है। तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, ये तो पाइपलाइन से ही होकर गुजरेगा, यू कैन नॉट चेंज इट। व्हेन यू फर्स्ट कम टू नो अबाउट इट, इट हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू दीज 2 डिस्टॉर्शंस। कांट ने ह्यूम की एक्सप्लेनेशन सबस्टेंस और कॉजलिटी को रिजेक्ट कर दिया। क्या कहा था ह्यूम ने? ह्यूम ने कहा था हम सबस्टेंस को अज्यूम करते हैं, कोई सबस्टेंस नहीं है। क्या आपने सबस्टेंस देखी? नहीं देखी। कॉजलिटी देखी? नहीं देखी, नहीं है। तो फिर ये क्या है जो हम ये कर रहे हैं? कांट, ये ह्यूम ने कहा था कि ये तो कस्टम है, हमने बार बार देखा, जब भी बारिश होती थी ज़मीन गीली होती थी,
तो हमने कस्टम एक बना लिया। कस्टम से ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ वी डू इट। अगर ह्यूम सही थे तो सबस्टांस या कॉजालिटी के कंसेप्ट्स ये एम्पिरिकल हैं, इसीलिए एप्रियोरी नहीं है। लेकिन अगर कॉजालिटी एम्पिरिकल कंसेप्ट है, जैसा ह्यूम ने बोला, देन नो ऑब्जेक्टिव नॉलेज बेस्ड ऑन इट विल एवर बी ट्रू, इसीलिए नो साइंस विल एवर बी ट्रू। यही है स्केप्टिकल कंक्लूजन ह्यूम का। लेकिन कांट अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं कि ये तो मुझे पता है मेरा इल्म सही है, ह्यूम मस्ट बी रॉन्ग समवेयर। डॉगमेटिक स्लंबर से जाग गए, इल्म मेरा सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ही माइट बी रॉन्ग समवेयर। कांट के हिसाब से साइंटिफिक नॉलेज इनवेरिएबली यूजेस द कंसेप्ट ऑफ कॉजेलिटी, और ये इनवेरिएबली सब लोग करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स अगेन ऑब्जेक्टिव। सो अगेंस्ट ह्यूम कांट वुड से कि सबस्टेंस और कॉजेलिटी एम्पिरिकल नहीं है, ये एप्रियोरी कंसेप्ट है, ये प्योर कंसेप्ट है, ये हमारे अंदर है, ये मेंटल प्रोसेस है। ग्रांटेड दैट देयर आर a priori concepts like those of substance, causality, and so on, जिनके बिना हम कोई ऑब्जेक्टिव जजमेंट्स रिगार्डिंग फैक्ट्स कर ही नहीं सकते। नाउ द व्हाट इज द फर्दर टास्क नाउ? द फर्दर टास्क इज टू फाइंड देम। बताओ ना हमें क्या क्या है ये कंसेप्ट्स। हवा में तीर नहीं ना मारना है, डिटेल में डिस्कशन बोलना है। कांट की पोजीशन ये है कि नॉलेज या ऑब्जेक्टिव जजमेंट इज जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ परसेप्ट्स एंड कंसेप्ट्स। दैट इज एज सुन एज परसेप्ट्स आर सप्लाइड, सेंसिबिलिटी से आपके पास आ गए वो, अब अंडरस्टैंडिंग उस पर अप्लाई करेगी, फैकल्टी ऑफ थिंकिंग कंसेप्ट्स को अप्लाई करेगी, और हमारे पास नॉलेज प्रॉपर आएगा। हैंस इसका मतलब क्या हुआ? कंसेप्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, इसके लिए आपको कहीं घूमने नहीं जाना है, आपको बाहर नहीं ढूंढना है कि चलो शायद मक्का में एक होगा, वेटिकन में एक और होगा, साइबेरिया में एक और होगा। नहीं, आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, because they are not arrived at by experience, they are found in our judgments। आप कहते हैं जजमेंट को एनालाइज करो, आपको कैटेगरीज पता चल जाएंगे। अगर ऐसा है तब हम कंसेप्ट्स को डिस्कवर कर सकते हैं, उनका नंबर डिटरमिन कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग, स्क्रूटनाइजिंग, एग्जामिनिंग ऑल पॉसिबल जजमेंट्स दैट देयर आर। कोई एम्पिरिकल नॉलेज की कोई इसमें। और दूसरा, कांट ने इससे पहले क्या किया था? कांट ने किया था जब वो स्पेस और टाइम को साबित कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं अपनी जजमेंट में से सब कुछ रिमूव करता हूँ एम्पिरिकल। आई वुड सी व्हाट रिमेन्स फाइनली, दैट मस्ट बी रैशनल, मेंटल। यहाँ पे भी वो यही करेंगे कि मैं अपनी जजमेंट में से सब कुछ रिमूव करूँगा जो एम्पिरिकल है, जो जजमेंट में उसके बाद बचेगा दैट मस्ट बी कैटेगोरिकल, वो हमारे माइंड का होगा। तो कांट की खुशकिस्मती थी, इस पे काम ऑलरेडी हो चुका था। खुद ही किसने किया था? नन अदर देन एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का लॉजिक आपको पता है, एरिस्टोटल का लॉजिक ऑलरेडी वर्क हो चुका था, फॉर्मल लॉजिक एस्टेब्लिश हो चुका था, प्योर जजमेंट्स पे डिस्कशन हो चुका था, एरिस्टोटल ने उसको बड़े डिटेल में किया था। सो कांट ऑलरेडी हैज़ अ टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, ही जस्ट हैज़ टू एनालाइज सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ये जो टेक्स्ट में जजमेंट्स है ये सही, जितना मुझे ध्यान है हमारे टेक्स्ट में इस पे बात तो हुई नहीं है। आई थिंक एरिस्टोटल वेंट अहेड विद 8 जजमेंट्स and Kant analyzed it further and said no, there are 12, but the 4 categories are same as Aristotle। 4 तरीके की जजमेंट्स होती हैं, और उन 4 में फॉर एरिस्टोटल दो फर्दर टाइप्स ऑफ जजमेंट्स हैं। कांट कहते हैं नहीं, 3 जजमेंट्स हैं। अब देखते हैं ये क्या हैं ये सारी जजमेंट्स। जब अंडरस्टैंडिंग क्या करती है? ये थिंक करती है, ये कंसीव करती है। टू थिंक इज टू जज। Therefore, in order to find out all the possible modes of thinking, we have to establish all the possible forms of judgment। कांट ने इसमें एरिस्टोटल की 4-fold क्लासिफिकेशन यूज की। मैंने आपको ये पहले ही बोल दिया कि ये जजमेंट अब सही नहीं मानी जाएगी। देयर आर अंडरस्टूड टू बी more than these few
कैटेगरीज जो इन्होंने बोली, बट फॉर नाउ हम कांट में हैं, हम कांट को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रूफ है इनका ये सेम है एज प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम, तो मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू लाइक एब्स्ट्रैक्ट एवरीथिंग एम्पेरिकल, उसको रिमूव करें और फिर जो बचेगा फाइनली दैट वुड बी हमारा मेंटल। तो कांट ये कर लेते हैं, वी विल कम टू द जजमेंट्स डायरेक्टली। कांट कहते हैं, और जैसे कि उससे पहले एरिस्टोटल ने भी कहा था कि फॉर्मल लॉजिक में जितनी भी पॉसिबल जजमेंट्स है वो 4 तरीके की होती है। क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव जजमेंट, क्वालिटेटिव जजमेंट, मैं इनके एग्जांपल्स आपको दूंगा कुछ देर में। रिलेशन की जजमेंट एंड मोडेलिटी, ये किस तरीके की चीज़ किस किस मोड में एग्जिस्ट कर रही है, हाउ इज़ इट एग्जिस्टिंग। तो ये 4 तरीके की जजमेंट्स हो सकती है। लेट्स टेक एक करके और फिर उससे क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे क्वांटिटी की जजमेंट, क्या करते हैं हम, जैसे ऑल क्रोज आर ब्लैक, सब कौवे काले हैं। ये सब कौवे, क्रोज और ब्लैकनेस को सिंथेसिस किया हमारे अंदर किसी चीज़ ने। जब हम ऐसी जजमेंट्स करते हैं तो कांट कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ तो है जो सब और उसकी किसी सब एक क्वांटिटी और उसके बारे में कुछ कहता है। तो ये हमारे अंदर यूनिटी की कैटेगरी है, ये एप्रियर है या सब के अंदर है, हम इसको अवॉइड कर नहीं सकते। या तो फिर सम एसएसबी, जैसे सम इंडियंस आर तेलुगु, सम इंडियंस आर से फॉर एग्जांपल बिहारी, सम ह्यूमंस आर वो फीमेल। ठीक, ये भी हमारे अंदर एक तरीका है जजमेंट करने का। तो हमको क्या पता, हमको ह्यूमंस पता है और हमको ये पता है कि ये फीमेल है। ये कहाँ से लाया कि सम वुमेन्स आर, सम ह्यूमंस आर फीमेल, ये कहाँ से लाया। तो कांट कहते हैं कि लाया तो ये तो पता है, इस पे तो डाउट करना ही नहीं है, लाया मैंने। तो इससे साबित होता है मेरे अंदर कुछ है जो इसको प्रोड्यूस करता है, इस सिंथेसिस को। तो ये हो गया प्लुरैलिटी का, प्लुरैलिटी का। ऐसे ही क्वांटिटी के टर्म्स में तीसरी जजमेंट भी पॉसिबल है किसी एक का। ये होगी क्वांटिटी की, जैसे सोक्रेटिस इज अ फिलोसोफर। ये फिर किसी, हमको सोक्रेटिस पता है, हमको फिलॉसफी पता है, तो इसको सिंथेसिस किसने किया, हमारे अंदर कुछ होगा जो सिंगुलैरिटी की भी सिंथेसिस करता है। ऐसे ही क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव या तो आप एफर्म करेंगे किसी चीज़ की कोई क्वालिटी, या तो आप नेगेट करेंगे किसी चीज़ की कोई क्वालिटी, या तो आप पूरे क्लास के लिए नेगेट लिमिटेशन डाल देंगे किसी क्वालिटी का, एस इज़ नॉट पी। ऐसे ही रिलेशन, रिलेशन भी या तो कैटेगोरिकल हो सकती है कि हमेशा यूनिवर्सल अनकंडीशनल, जैसे एस एस पी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये कैटेगोरिकल है। वैसे ही हाइपोथेटिकल, ये टर्मिनोलॉजी पे ना जाए, टर्मिनोलॉजी से नहीं समझ आएगा। रिलेशंस कैसे हो सकते हैं, 3 तरीके के हो सकते हैं, इसको ऐसे समझो। एक तो कैटेगोरिकल कि हमेशा पानी गीला है, ये कैटेगोरिकल है। सिमिलरली हाइपोथेटिकल, इसको आप कॉजेलिटी कह सकते हैं कि इफ़ एस देन पी। आप जब दिमाग को सप्लाई करोगे एस और पी, आप बॉटल को धक्का दिया, ये एस है, बॉटल गिरी, ये पी है। जब आप दिमाग को ये सप्लाई करोगे, ये आंखों ने सप्लाई किया, आंखों ने क्या सप्लाई किया, बॉटल को धक्का दिया गया था और बॉटल गिरी। ह्यूम ने क्या कहा था, ह्यूम ने कहा था कि यहीं पर रुक जाओ, इससे आगे कुछ आपको और पता नहीं। कांट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये तो हम मेरे पास जब इल्म पहुंचा, ऐसे थोड़ी पहुंचा, मेरे पास इल्म पहुंचा इफ एस देन पी के फॉर्म में, कि क्योंकि धक्का मारा बॉटल गिरी, कि इल्म नेसेसरीली इसी फॉर्म में मेरे तक पहुंचा। मुझ तक ये ऐसे नहीं पहुंचा कि बॉटल गिरी और धक्का मारा गया था, सेपरेट 2 चीज़ें। नो, देयर इज समथिंग इनसाइड माई माइंड विच मोल्ड्स दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इफ एस देन पी, इफ इट रेन्स द ग्राउंड वुड बी वेट। ऐसे ही डिसजंक्टिव, जैसे नाइदर एस नॉर पी या आइदर एस और पी, दो में से एक चीज। मोडेलिटी किस शेप में है,
जैसे बतूता माइट बी इन हिज रूम, ये स्टेटमेंट, या फिर asserting बतूता is a white male of 28 years age, ये एक assertive statement है. या necessarily बतूता must be a white 28-year-old, ये स्टेटमेंट. तो ये 12 कैटेगरीज फाइनली हर एक चीज़ पे हमारा दिमाग अप्लाई करेगा ही करेगा, हमारे पास कोई चॉइस इसमें है नहीं. हम इसको, अब ये जो हमने पूरा डिस्कशन किया, कैंट ने इसको इतनी जल्दी नहीं किया है, कैंट ने इसको पूरी किताब में किया है. तो यू कैन अंडरस्टैंड, ही वुड एक्सप्लेन एवरीथिंग, डिटेल में जाएंगे हर चीज़ में. वी आर स्टडीइंग इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी, वी आर नॉट स्टडीइंग कैंट. लेकिन मैं इसको एक बार समराइज करता हूँ आपके लिए कि हमने ये क्या बोला अभी इतने लास्ट 30-40 मिनट्स में. कांट स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लेनिंग एम्पेरिकल जजमेंट्स ट्रू कैसे हो सकती हैं सबके लिए, क्योंकि अभी तक का कांट के टाइम का एस्टैब्लिश हो गया ह्यूम की वजह से कि एम्पेरिकल जजमेंट्स ट्रू हो नहीं सकती सबके लिए, और जजमेंट सिर्फ एम्पेरिकल ही हैं, ये साबित हो गया. इसीलिए नॉलेज इज नॉट पॉसिबल. व्हाट इज ट्रू इज फॉर ट्रू फॉर यू, दैट्स ऑल. ये प्रॉब्लम वो उठाते हैं अपनी किताब के ट्रांसेंडेंटल एनालिटिकल पार्ट में. सवाल उनके सामने क्या था? व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ दिस सिंथेसिस, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ दोज कंसेप्ट्स जो हमको मदद करते हैं ये सिंथेसाइज करने में, जिससे हम ये जजमेंट्स पास कर पाते हैं, जो नेसेसरी हो और यूनिवर्सल हो. कहने का मतलब एप्रियोरी हो. ये कंसेप्ट्स जैसे सबस्टेंस, कॉजेलिटी एटसेट्रा, ये किसी परसेप्चुअल एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट ना हो, ये हर किसी जजमेंट में हो, सो दैट इट बिकम्स ऑब्जेक्टिव, कि इवन इफ इट्स एम्पेरिकल इट इज स्टिल ऑब्जेक्टिव. इनको वो कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं. ये कैटेगरीज को डिटरमिन कैसे करें अब कि है क्या क्या कैटेगरी, उसके लिए आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जजमेंट्स देखनी है. हर जजमेंट एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा. फॉर्मल लॉजिक इस्तेमाल करके कांट ने एस्टेब्लिश किया कि जितनी पॉसिबल जजमेंट्स है वो 4 तरीके की होंगी. या तो वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की जजमेंट होगी, या तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की जजमेंट होगी, या तो रिलेशनल एस्पेक्ट की होगी, या तो मॉडलिटी की होगी. हर एक इस ग्रुप ऑफ जजमेंट में आप 3 तरीके की जजमेंट्स कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की. सो फाइनली कांट डिड्यूसेस 12 कैटेगरीज फॉर ईच ऑफ दीज जजमेंट्स. ये कैटेगरीज तब क्या हैं? ये एप्रियोरी हैं, ये प्योर कंसेप्ट्स हैं, ये डिपेंडेंट नहीं है हमारे एक्सपीरियंस पे. और अगर ऐसा ना होता तो साइंटिफिक जजमेंट पॉसिबल नहीं होती. लेकिन और ह्यूम ने यही कहा, क्योंकि ये नहीं है साइंटिफिक जजमेंट पॉसिबल नहीं है. कांट ने उसको रिवर्स कर दिया कि साइंस तो पता है हमको है, ये तो हमारे सामने हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग. ये जजमेंट्स हम पास करते हैं, हम बोलते हैं कौवे काले हैं, हम बोलते हैं, तो उसमें तो ह्यूम इज रॉन्ग. वी हैव, उस पर कोई डाउट नहीं है हमें. अब ये साबित करना है कि हाउ. सो ही सेज कि अगर ये कैटेगरीज कॉजेलिटी, सब्सटेंस, अगर ये एप्रियोरी नहीं होते तो सही बात थी क्यों ये ह्यूम की. फर्दर वो कांट फिर उनको डिवाइड करते हैं मैथमेटिकल और डायनामिक में, उसमें हमको जाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अब शायद हमारे पास नॉलेज समझने का पूरा असला बारूद है. वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज फॉर इमैनुअल कांट. कैसे होता है ये प्रोसेस ऑफ नॉलेज? इट विल टेक अस हार्डली 1 minute टू अंडरस्टैंड इट नाउ. फॉर लास्ट 5 सेशंस वी हैव डन ऑल व्हाट वी डिड फॉर दिस 1 पैराग्राफ. पहले क्या होता है? पहले आपके सामने कोई चीज़ आती है, आपकी किसी सेंस के साथ वो टकराती है, आपकी आंखों के साथ टकराएगी, आपके हाथ के साथ, स्किन के साथ, आपके नोज, स्मेल, जो आपके 5 सेंसेस है उनमें से किसी के साथ टकराएगी चीज़. टकराई, आपको कैसे पता चला? आपको ये टकराना नहीं पता चलता है, आपको परसेप्ट पता चलेगा. वो क्या है कि यहाँ पे इस वक्त ये हुआ. सो व्हेन यू गेट इट्स फर्स्ट इम्प्रेशन,
your impression was already timed and spaced. That the sense of rose that came in front of you, that sense was already spaced and timed. A priori परसेप्ट उस पर अप्लाई हो गया, अब ये परसेप्ट बना है, अब ये नॉलेज नहीं है। अब ये परसेप्ट को आप कंबाइन करेंगे, दो परसेप्ट्स को। ये जो रोज़ था जो आपके सामने आया, ये टूटा हुआ था, मुरझाया हुआ था। सो द कंसेप्ट ऑफ मुरझाना एंड द कंसेप्ट ऑफ रोज़, अब इसको कौन लिंक करेगा? ह्यूम कहते कोई भी नहीं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ये। लेकिन कांट कहते हैं कि ना, बोलते तो हम हैं ये, वो तो डन है, उस पर नहीं बदलेंगे। अब ये एक्सप्लेन करना है कि होगा कैसे। तो ये जो आपका रोज़ आया, आपने इसको स्पेस और टाइम में देखा, फिर क्या होगा? आपका दिमाग, आपका माइंड इसको कंबाइन करेगा इनटू जजमेंट। द रोज़ इज़ फ्रेश, रोज़ बिल्कुल ताज़ा नया नया है। ये जजमेंट कैसे पास करेगा? बेस्ड ऑन एप्रियोरी कैटेगरीज सच एज कॉजेलिटी, सच एज सबस्टांस, और जो 12 हमने कैटेगरीज बताई। अब जो आपके पास है ये नॉलेज है, दिस इज अंडरस्टैंडिंग। तो अब आप समझेंगे कांट का वो मशहूर स्टेटमेंट जहाँ पे उन्होंने दोनों को क्रिटिसाइज किया है, एम्पिरिसिस्ट्स को भी और रैशनलिस्ट्स को भी। रैशनलिस्ट्स को कंसेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स आर एम्प्टी, क्या आप कितना भी मेंटल जिम्नास्टिक्स करें, दे आर एम्प्टी। आपने साबित कर दिया, फॉर एग्जांपल खुदा है, कर दिया साबित, मान लिया मैंने, जबकि कैंट उसको रिफ्यूट करेंगे बाद में। लेकिन 2 मिनट के लिए अगर मान लिया, तब भी आपने कुछ साबित नहीं किया। दिखा मुझे कहाँ है। आपने बस कंसेप्ट ऑफ गॉड प्रूव किया, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड प्रूव नहीं होगी। यू हैव टू प्रूव दैट द गॉड यू वर टॉकिंग अबाउट इनसाइड योर माइंड, that exists in actual world as well, and that can only be done through experience. So concepts without percepts are empty, percepts without concepts are blind. तो यहाँ पे empirical philosophers criticize हुआ कि क्या क्या कह रहे हो आपके, ये वी ऑन नॉलेज इज ओनली थ्रू परसेप्शन, परसेप्शन से हमको क्या पता चलता है? बॉटल को धक्का मारा, बॉटल गिरी, हम वी वुड नेवर नो ये इस वजह से गिरी थी। ब्लाइंड, दीज आर लाइक बंच ऑफ थॉट्स हवा में घूम रहे हैं, जो कि हमने बोला भी कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही है। सो मैटर फॉर नॉलेज टू हैपन, मैटर इज अप्लाइड बाय सेंस एक्सपीरियंस, बट इट इज अंडरस्टूड बाय ए प्रायोरी कंसेप्ट्स। अब यहाँ से आपको फर्दर आगे का क्रिटिसिज्म भी समझ आएगा कैंट का। इन द एब्सेंस ऑफ परसेप्ट्स, कंसेप्ट्स क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? नो 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 नो, आप उसको एब्सेंस ऑफ परसेप्ट्स में काम करा सकते हैं। दे अराउज प्योर रीजन, they arouse pure reason in the service of faith, in the service of morality, in the service of God, in the service of soul. लेकिन वो नॉलेज प्रॉपर नहीं है। इसको फिर से इजी लैंग्वेज में समझने का तरीका ये है कि परसेप्ट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं क्ले के साथ और कंसेप्ट्स को मोल्ड के साथ। ये जो सॉफ्ट क्ले है, अगर हम इसको प्रॉपर मोल्ड में ना डालें तो इसकी कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है। आपने देखा अगर होगा, मिट्टी से जब ईंट बनाते हैं तो मिट्टी को एक मोल्ड में डालते हैं और वहाँ पे वो शेप लेता है, फिर उसको आग में डालते हैं तो वो ईंट बन जाती है। तो अगर ये मिट्टी है, मोल्ड में डाली नहीं, सो इट इज़ विदाउट अ फॉर्म। और अगर मोल्ड है, मिट्टी नहीं है, देन इट वुड बी एम्प्टी, इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी इमेज और एनी ईंट और एनी earthenware. Only when this soft clay is put into this mold that we will get our brick. तो कांट एग्री करते हैं एम्पिरिसिस्ट्स से कि जब तक मैटर सप्लाई ना हो सेंस एक्सपीरियंस के द्वारा, तब तक नॉलेज नहीं उभर सकती। हावेवर इक्वली जब तक ए प्रायोरी कंसेप्ट्स सेंस पे अप्लाई ना हो, अगेन नॉलेज नहीं उभर सकती। इस ब्यूटीफुल कंक्लूजन को वैलेस इन वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज़ अ पीस ऑफ लिटरेचर, नॉट फिलॉसफी, बट लेकिन इस स्टेटमेंट को सुनिए। ही सेज द स्पार्क ऑफ फायर which runs along the line of sensations and sets them in ablaze
the string which gathers the single beads into a necklace, the glass which collects the beams of sentient life into a focus, is what we call intellect. Synthetic unity is the one function of thought, the one architectonic idea which lays sense brick to sense brick and builds the house of knowledge. ये जो मेटाफोरिकल एक्सप्लेनेशन हमने परसेप्ट्स और कंसेप्ट्स की दी अभी ईंट और क्ले की, हम इसको आप प्रॉपर फिलोसॉफिकल सेंस में कैसे बोलेंगे? Obviously, mere ideas by themselves, they are fiction. They cannot yield knowledge of any empirical object. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा criticism of proofs of God. So concepts without percepts are blank, they are airy, they are nothing. ये हवाओं में अपने महल बनाना है. In the same way, whatsoever cannot be thought cannot be even known. For example, square circle. You cannot think about it, it cannot exist. So whatever you cannot think about cannot exist, but all that you think about necessarily exists is no. Because concepts can do gymnastics of their own as well. So even if there are experience, say mystic vision of God, which cannot be expressed in thought, इसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ना ही आप इसको सोच सकते हैं. ये सिर्फ वो बंदा अपना उसकी हकीकत है. So Kant would say this is no knowledge at all. Of course, molds are meant for clay. In the same way, concepts are to understand what is out there. लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये एक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है, ये मुर्दा नहीं है. इट वर्क्स इवन व्हेन देयर आर नो परसेप्ट्स. और इसकी वजह से वी अराइव एट व्हाट कांट कॉल्स सीडो नॉलेज कंसर्निंग मेटाफिजिक्स, कंसर्निंग गॉड, कंसर्निंग सोल, कंसर्निंग ऑल दीज थिंग्स. ही सेज क्योंकि कंसेप्ट्स को आप कुछ भी कर लीजिए, आप कर सकते हैं. फर्दर, परसेप्ट्स की एब्सेंस में कंसेप्ट्स हैव अदर फंक्शन. वो क्या करते हैं? वो रीज़न को ज़िंदा करते हैं. किसके लिए? फेथ की डिफेंस के लिए, मोरालिटी को फाइंड करने के लिए. सो दे वांट टू डू इट. Thus, we have to determine now a few things about understanding और कांट का फलसफा मुकम्मल हो जाएगा. क्या? कंसेप्ट्स का लेजिटिमेट यूज़ इन द सर्विस ऑफ नॉलेज. क्या है लेजिटिमेट यूज़? दूसरा, लिमिट ऑफ यूजफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंसेप्ट. कहाँ तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं सो दैट हम ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन्स में ना पड़े. तीसरा, द ट्रांजिशन फ्रॉम रेलम ऑफ नॉलेज टू द स्फीयर ऑफ फेथ टू द स्फीयर ऑफ मोरालिटी. इसको कांट डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल रीज़न में. हम इंशाल्लाह कल इनमें से पहली वाली चीज़ को उठाएंगे.